वन पे बैठ के वन को देखो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम्हारी पोजीशन क्या है? बहुत है। अबे पोजीशन मतलब औकात नहीं, तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम्हारी पोजीशन क्या है? जीरो। प्याज काटो सलाद वाला, सलाद अच्छा, प्याज काटो सलाद वाला, उसको जब कट करते हो तो देखो जो सलाद का जो प्याज आता है ऐसे कट के आता है, डिस्क जैसा होता है, उसको ऐसे तोड़ दो, अलग अलग रेडियस की रिंग निकलती नहीं निकलती? वैसे ही हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके आया हूं रफ्तार सीरीज में और झन्नाटेदार मौसम लेक्चर। आज हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं एक नया अध्याय, एक ऐसा अध्याय जिसमें बच्चों के प्राण सूखते हैं। उस अध्याय का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्या? पार्टिकल्स का सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास। हमने खाली यहां सेंटर ऑफ मास डाल रखा है हेडिंग। अभी तक हम लोग पार्टिकल पार्टिकल पढ़ते थे, एक पार्टिकल गया, वो पार्टिकल गया, इधर गया, उधर गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या क्या पढ़ेंगे यहां पर हम लोग? आज तो खैर हम लोग पढ़ेंगे, आज सब चेंज हो गया। आज क्या करेंगे? आज तो हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सारा फोकस हमारा आज जो है कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर है। पूरे चैप्टर में क्या करेंगे? पूरे चैप्टर में सेंटर ऑफ मास का बेसिक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बेसिक ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओए होए कितना मोटू पेन है ये। बेसिक ऑफ सेंटर ऑफ मास सीखेंगे, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सीखेंगे, और क्या सीखेंगे? और सीखेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और क्या सीखेंगे? फिर हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा दिक्कत देता है बच्चों को, लेकिन इसका गर्दा उड़ा देंगे। क्या कर देंगे? गर्दा उड़ा देंगे। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होगी, परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। तो ये सारा का सारा इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। आज हम लोग क्या है, बेसिक ऑफ सेंटर ऑफ मास और कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, ठीक है। लोड मत लेना, अपन है जब तक डरना नहीं, ठीक है। चलिए भाई साहब, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम आज का। तो आज के कार्यक्रम में ये क्या है? ये मैच खेल रहा था, ये मैच खेल रहा था, बैटिंग बॉलिंग कर रहा था अपना। पहली गेंद तो बोल्ड हो गया, पहली गेंद तो बोल्ड हो गया, पहली गेंद तो बोल्ड हो गया तो क्या करते हैं? हम नहीं खेलेंगे, बेईमानी कर लिए। वही कर रहा है ये आदमी, वही कर रहा है। आदमी नहीं, बच्चा है। कर ये बच्चा वही कर रहा है। ये इसका बैट है, ये बैट का हैंडल है। अभी यहां है तो कभी यहां है, फिर हो जाएगा यहां कहीं, फिर हो जाएगा यहां कहीं, फिर हो जाएगा यहां कहीं। तो इसने जो बैट फेंका है, इसका हैंडल ऐसे से चल रहा है। जब इस आदमी ने बैट फेंका, फिर हम वहां खड़े थे, हमने कहा बताओ बहुत काबिल बन रहे हो, ये बैट फेंके, बैट कैसा मोशन कर रहा है? बता रहे बहुत मारेंगे तुमको। डर गया भाई हमसे। कह रहा प्रोजेक्टाइल पे चल रहा हो, कैसे चल रहा है? हमने कहा प्रोजेक्टाइल पे चल रहा है। कह रहा हाँ, और कैसे चल रहा है? हमने कहा बुड़बक आदमी, ये बताओ ये जो बैट का ये हैंडल का ये वाला पॉइंट है, ये कैसे चल रहा है? ये कौन सी बात हुई? बेमंटी कर रहे हो आप, बेईमानी करते हैं आप मेरे साथ। कह के ये तो वही बात हुई कि हम एक सवाल का जवाब देते, दूसरा सवाल पूछ लो। हमने कहा मतलब? कह रहा अगर आप हमसे पूछते पानीपत का युद्ध कब हुआ, हम बता दे, तो आप पूछोगे पानीपत के युद्ध में कितने आदमी मरे, मान लो वो भी बता दे, तो आप पूछ लोगे पानीपत के युद्ध में जो आदमी मरे उसका नाम बता दो। चीटर हैं आप, मारे लपड़। बताओ, पूछ रहे हैं, मास्टर हैं हम, सारी बात बताओ हमको। बहुत खतरनाक मास्टर हैं हम। अच्छा, ये लड़का बड़ा खूंखार है, ये जानते हो? चिंटुआ है ये, टोपी लगा खड़ा आज। कह रहा है बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, ये बैट प्रोजेक्टाइल कर रहा है। हमने कहा अबे बैट नहीं पूछ रहे हैं, बैट प्रोजेक्टाइल कर रहा है, बैट नहीं पूछ रहे हैं, बैट के इस हिस्से का पूछ रहे हैं। कह रहा है तो गनगन गनगन नाचते हुए जा रहा है, जैसे आप पेन ऐसे नचा दो, देखा ये ऐसे से नाचते जा रहा है, ये अजीब सा कर रहा है, तो इसे बैटवा चलेगा तो ये ऐसे से करेगा सर, ऐसे से। हमको लग रहा था ऐसे से जाएगा अजीब सा, गन 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 घूमते हुए ऐसे से जाएगा, फिर ये ऐसे हमको लग रहा था ऐसे चल रहा है ये।
अबे जब ऐसे चल रहा है तो प्रोजेक्टाइल कहां है बताया तुम? अरे सर गया तो ऐसे है। तो बात सही कह रहा चिंटुआ, गया ऐसे है तो चिंटुआ को इसके अलग अलग पॉइंट के मोशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है। चिंटुआ ने इस पूरे बैट को एक पॉइंट मास मान लिया। पॉइंट मास मान लिया, फिर देखा इसका मोशन कैसा हो रहा है। इसको देख के बताया उसने, इसको देख के बताया उसने। मतलब इस पूरे बैट को एक पॉइंट मास मान लिया, इस पूरे बैट को एक पॉइंट मास मान लिया। पॉइंट मास कहीं एक जगह रखा हुआ मान लिया और बोला ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है। मतलब ये जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है। मतलब प्रोजेक्टाइल कर रहा है, मतलब जैसे प्रोजेक्टाइल चलता है ना वैसे कर रहा है। मतलब पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल चिल्ला रहे थे जैसे पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है। मतलब इसको एक पॉइंट मास मान लिया। तो पॉइंट मास जहां रखा हुआ माना है वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। जो वो आइस पे डांस वांस नहीं करते हैं, जो लड़कियां डांस करते हैं, लड़के डांस करते हैं, तो अपना हाथ कभी खोल देते, कभी हाथ ऊपर कर लेते हैं ऐसे करके। पता है वो सेंटर ऑफ मास से खेलते हैं। तुमको लगता है बहुत जंप कर रहे हैं, बहुत नीचे, वो सेंटर ऑफ मास से खेलते हैं अपने। ठीक है, समझ में आया? तो इस पॉइंट को जहां पे हमने पूरे मास को एक जगह रखा मान लिया, उसको सेंटर ऑफ मास बोल दिया। क्या यहां पे सारा मास रखा होगा? एग्जैक्टली नहीं, यहां पे पूरा पूरा मास रखा नहीं होगा, लेकिन आपने मान लिया है कि यहां रखा है। आपने यहां मान लिया है कि रखा है, जबकि यहां रखा नहीं होगा। यहां नहीं रखा होगा, कहीं अलग रखा होगा, लेकिन आपने मान लिया कि यहां रखा है। तो मान लिया तो मान लिया। तो सेंटर मास की डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है? एक तरह से ऐसे भी हम सेंटर मास को डिफाइन करते हैं, इस तरह से भी सेंटर मास को डिफाइन करते हैं। किसी सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम सारा मास रखा हुआ मानते हैं। फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट एट विच इट्स टोटल मास इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। रखा हुआ मान लेते हैं। तो फॉर सिंपल रिजिड ऑब्जेक्ट, जैसे आपका हो गया रेक्टेंगल, हो गया स्क्वायर, हो गया ट्रायंगल, हो गया टेढ़े मेढ़े चिप्स वाला ट्रायंगल, हो गया, है ना, ये सब जहां होता है, जैसे स्फीयर हो गया, इन सब का सेंटर मास कहां होता है? इन सभी का सेंटर मास सेंट्रॉइड पे होता है। ठीक है, फॉर सिंपल रिजिड ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म डेंसिटी द सेंटर ऑफ मास इज एट सेंट्रॉइड। जैसे इसका सेंटर मास कहां होगा? बीचों बीच में होगा। देखो रिंग का सेंटर मास बीचों बीच में है ना। डिस्क का सेंटर मास कहां होगा? डिस्क का, इसका भी सेंटर मास यहां बीच में होगा। स्फीयर का भी बीचों बीच में होगा। अगर हमसे कोई पूछे रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का कहां होगा? इसके सेंटर वाइज पे बीचों बीच में। स्क्वायर का कहां होगा? इसके बीच बीच में होगा, है ना। तो जो रेगुलर रिजिड बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी है, डेंसिटी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी हो जाए, तब नहीं, तब अलग होगा। इसका मतलब क्या है बताएं? अब यार एक बात बताओ, इस आदमी का सेंटर मास कहां होगा? ऑब्वियसली इस आदमी का सेंटर मास यहां होगा नहीं। अजीब सा है, देखो नीचे होगा। इस आदमी का इसका और नीचे होगा, और इस आदमी का ये कैसे आदमी बना दिया? ऐसे होते लोग। यहां होगा सेंटर मास, तो सेंटर मास जहां हैवी मास होगा उधर होगा, लेकिन यूनिफॉर्म होगा तो बीचों बीच में होगा। कॉमन सेंस की बात है। कौन से लोग बनाए हो? अरे होते हैं लोग ऐसे। कुछ लोग एक समान यूनिफॉर्म मोटे होते हैं, उनका बीचों बीच में। कुछ लोग ऊपर से विकसित होते हैं, उनका सेंटर मास ऊपर। कुछ लोग नीचे से विकसित होते हैं, उनका सेंटर मास नीचे होगा।
तो जहां ज्यादा मास होगा वहां होगा, लेकिन अगर रेगुलर रिजिड बॉडी होगी तो सेंटर मास कहां होगा? बीचों बीच में होगा, बीचों बीच में होगा। चलो भाई, तो सेंटर मास डिस्क्रीट मास सिस्टम का कैलकुलेट कैसे करते हैं? सेंटर मास डिस्क्रीट मास सिस्टम का कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर यहां पे एक मास है m1, एक मास है यहां m2, एक मास है यहां m3, एक मास यहां है mn, ये है rn, ये है r1, ये है r2, ये पोजीशन है r3। सेंटर मास कहां होगा? सेंटर मास लिखने का तरीका जो होता है भाई साहब ऐसा होता है, m1 प्लस m2 प्लस m3। सर आपने ये नहीं बताया डिस्क्रीट मास क्या होते हैं। अलग अलग मास को डिस्क्रीट मास बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में मास को डिस्क्रीट मास बोलते हैं। ठीक है, ये आर एन हो जाएगा, आर एन हो जाएगा, आर सी हो जाएगा, कहने मतलब ये है इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस mn rn हो जाएगा। ऐसे ऐसे लिखते हैं, और ढंग से इसको लिखे तो ऐसे बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, m1r1 प्लस m2r2 प्लस mn डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस mn। ये हो जाएगी पोजीशन ऑफ सेंटर मास। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, चिल करिए ब्रो, बहुत आसान है। सर कठिन लगता है हमको, अरे कोई कठिन वठिन नहीं बेटा, तुम डर रहे हो फालतू में। सर अगर कठिन हुआ तो, अरे तो क्या हो जाएगा कठिन होगा तो, लो कहीं के। हम यहां वेक्टर लगा रहे हैं, मतलब विद साइन वैल्यू रख देना, टेंशन मत लेना, ये कह रहे हैं हम। डरना बिल्कुल ही नहीं भाई, डरना नहीं है। पोजीशन से मल्टीप्लाई करो मास को, पोजीशन से मल्टीप्लाई करिए मास को, बस। और क्या करें, और क्या करोगे? पोजीशन से मास को मल्टीप्लाई करते रहिए, बस। उसके बाद आंसर निकालते रहिए। इतना आसान है क्या? इससे भी आसान है, इससे भी आसान है ये। ऐसे जेड का भी लिख लेना, जेड का भी ऐसे लिख लेना। लाओ लिख देते हैं जेड का भी, हम जगह नहीं है यहां लिख देते हैं। ना घटिया लिखा आपने सर, टेढ़ा मेढ़ा। आपकी राइटिंग तो बहुत गंदी है, चुप हो जा, राइटिंग गंदी है मेरी, मुझसे अच्छी राइटिंग इस संसार में सबकी है। ऐसे लिख दिया मैंने तुम्हारे समझने के लिए, तुम जानते हो लिख लोगे। ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसका? एक्स वाई और जेड का। ठीक है, तो आगे, आगे बताइए, क्या आगे क्या बताएं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। सिग्मा मतलब समेशन का सिंबल है, ऐसे MI RI डिवाइड बाई, ऐसे XC लिख सकते हैं, वन से लेके एन तक, डिवाइड बाई ऐसे ही YC लिख सकते हैं,
ऐसे ऐसे जेड सी लिख सकते हैं, यहां वेक्टर लगा दो ऐसे। ये फालतू की मजदूरी है, और हमारे बच्चे जो हैं मजदूर थोड़ी ना है, तो इंटेलिजेंट हैं, वो वैल्यू भरना जानते हैं, आंसर निकालना जानते हैं। समेशन मतलब सबको जोड़ते चले जाओ, आई की वैल्यू 1 2 3 रखते चले जाओ और निकालते चले जाओ। तो इस तरह से हम पोजीशन ऑफ सेंटर मास लिख सकते हैं। आइए जरा झमाझम कुछ बातें की जाएं, कैलकुलेशंस किया जाए। अगर दो मास सिस्टम है, सेंटर मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? दो मास सिस्टम का सेंटर मास का पोजीशन निकालना है, एक ये है, एक ये है। दो मास है, ये दोनों मास यहां से एल डिस्टेंस की दूरी पे रखे हैं। ये मास m1 है, ये मास m2 है। अगर मैं आपसे पूछूं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए m1 से, और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए m2 से, तो कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, आइए निकालते हैं। ठीक है, पहले 1 से निकालते हैं। 1 से कुछ करना नहीं भाई साहब, क्यों? बिना किया जाएगा। हाँ और क्या, कैसे? जादू है मेरे पास, उस जादुई शक्ति से मैं निकाल लूंगा। 1 से निकालना चाह रहे हो तो उसका लो 1 पे ओरिजिन हो जाएगा। 1 पे ओरिजिन, जहां से निकालना हो वहां पे हम उसको ओरिजिन मान लेते हैं, तो 1 से निकालो वो 1 ओरिजिन हो जाएगा। जब 1 ओरिजिन हो जाएगा तो इसका लो x1 की वैल्यू क्या जाएगी? 0। 2 की पोजीशन कितनी जाएगी? l डिस्टेंस की दूरी है, तो xc की वैल्यू क्या आएगी? m2l डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये आ जाएगी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहां से आई? ये 1 से आई है, ये 1 से आई है। 1 पे बैठ के 1 को देखो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम्हारी पोजीशन क्या है? बहुत है। अबे पोजीशन मतलब औकात नहीं, तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम्हारी पोजीशन क्या है? 0, उसकी एल डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर मैं पोजीशन ऑफ सेंटर मास बोलूं 2 की क्या हो जाएगी? मतलब 2 की क्या हो जाएगी? फ्रॉम 2 क्या हो जाएगी? फ्रॉम m2 क्या होगी? फ्रॉम m2 निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा जो भी लिखा था, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, बस यहां पे चेंज आएगा, यहां पे चेंज आएगा। सो यहां चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा मैं बताता हूं, देखो यहां 1 की पोजीशन, अब यहां से 1 की पोजीशन इस तरफ है, यहां से 1 की पोजीशन इस तरफ है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड मतलब माइनस, और इसकी 0, तो माइनस कितनी? m1, ये आ जाएगी। मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर देखा जाए कहीं यहां पे है। अलग बात बताया तुमको, एक जादू करके दिखाते हैं। मान लो 1 बड़ा है, वन मान लो बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब हैवी है, तो सेंटर मास कहां होगा? इसके पास होगा, यहां कहीं होगा, ये और ये क्या है? xc2 है, ये xc2 है, और ये क्या था? xc1 था।
तो एक बात तुमने नोटिस और करी होगी, क्या? जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो फिक्स रहती है, वहीं पे रहती है, जहां है वहीं रहेगा। हां, यहां से देखो इतनी दूर, यहां से देखो इतनी दूर, पोजीशन नहीं चेंज होगी, चाहे जहां से देखो। मेरा सेंटर ऑफ मास यहां है, वहां से देखो, वहां से देखो, वहां से देखो, यही तो दिखेगा। हां, यहां से दूरी अलग होगी, यहां से दूरी अलग होगी, अलग बात। तो ये ऐसा है, माइनस बताता है कि इसके लेफ्ट साइड है, प्लस बताता है इसके राइट साइड है, और कोई बात नहीं है। तो बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं भाई, ये वैल्यू भरो, काम करो। और कुछ है? और क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन खूब करो, क्वेश्चन करने कोई मनाही थोड़ी ना है, क्वेश्चन खूब करिए। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। ये ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहां पे एक मास रखा है ऐसे m, यहां पे मास है 2m, यहां पे मास है 3m। इसका कोऑर्डिनेट है a,0, इसका कोऑर्डिनेट है 0,a। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, कहां होगा? बहुत सिंपल है भाई, एक्सी। एक्सी क्या आएगा? अब मैं बार बार वेक्टर नहीं लगाऊंगा, मैं आलसी भी तो हूं, बस विथ साइन वैल्यू भर लूंगा। ये हो जाएगा, मानते हैं। एक्सी की वैल्यू लिखेंगे, क्या आएगा? m1 क्या आ जाएगा? m1 लिखोगे क्या हो जाएगा? 0। m2 लिखो क्या आएगा? m3 लिखो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू तो 0 है वहां पे, तीन 5 6, तो एक्सी की वैल्यू क्या आएगी? 2ma a/3। तो एक्सी की वैल्यू जाएगी a/3, a/3 भाई। m1 m0 पोजीशन, इसकी 2m इंटू a, इसकी है ये नहीं कोई पोजीशन है। x कहां है? y है, x नहीं ना। अब yc लिखे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक आ जाएगा। इसका y 0, इसका y 0, इसका y a, m 2m 3m, 3 तो 5 1 6, वाई सी हो जाएगा इतना 3ma डिवाइड बाई 6 a/2, ठीक है। तो वाई सी क्या आएगा? a/2, सिंपल। तो खुद भी सोचो, यहां 3m है, यहां m है, यहां 3m है, यहां m है, यहां 2m, मतलब इस डायरेक्शन देखो, यहां 3m, यहां 3m, ऊपर भी 3m, नीचे भी 3m, तो बीचों बीच में a/2 पे। और इस डायरेक्शन देखो तो यहां 4m है, यहां 2m है, तो ऑब्वियसली इस साइड में होगा, यहां होगा। और देखो तुम a/3 पे है, ये पूरा यहां से यहां तक का दूरी a यहां पे है कहीं, तो सेंटर मास कहां बोला जाएगा? a/3 a/2। यहां पर सेंटर ऑफ मास है, मतलब पूरा का पूरा मास यहां रखा मान सकते हो। इस सी वाली लोकेशन पे पूरा पूरा मास 6m रखा मान सकते हो। अगर कोई पूछे इस सी वाली पोजीशन पे कितना मास रखा मान सकते हैं, तो तुम बोल सकते हो वी कैन एज्यूम 6m मास इज प्लेस्ड एट सी। 6m मास इज प्लेस्ड एट सी, कह सकते हैं हम ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया? आओ, कहां आओ, बस आओ। एक सवाल और करते हैं, आइए प्रैक्टिस के लिए। सर ये सवाल होमवर्क दे दीजिए सर,
क्यों देते होमवर्क? सर आप होमवर्क दे देते तो बड़ा अच्छा लगता है। पक्का? पक्का सर। करोगे? सर आपकी कसम। ओए, मेरी कसम खा रहा है? निपटाएगा क्या मुझे? अरे सर आपको हम मानते बहुत, आई लव यू करते हैं, तो मेरी कसम खाओगे तो करोगे? सर आप एक बार क्वेश्चन दे के देखिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स चेक करिएगा। बिल्कुल ना गर्दा उड़ा दें तो कहना। आप सोच लो। सर आप डर काहे रहे हैं? सर आप कितना अपनी जान प्यारी है आपको? जान तो प्यारी है बेटा। ठीक है, दे दे होमवर्क। सर बिना हिचक किचक के दीजिए। करोगे? आई लव यू सर। ठीक है फिर, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल के बताना है। फाइंड एक्सी एंड, एक्सी एंड क्या लिखना है? एक्सी लिख दो और वाईसी लिख दो। ये बताना भाई साहब, ये कहां पे? कमेंट में। कमेंट योर आंसर ब्रो। सही है ना? कमेंट योर आंसर ब्रो। सही है, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो अब देखो बेटा, तुमको कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर मास निकलवाना है। मुझे किसका निकलवाना है? कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का मास। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का कोई आएगा सिस्टम कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का सेंटर मास निकलवाना है मुझे। इसके लिए मैं तुम्हें बेसिक सिखा देता हूं, थोड़ी थोड़ी चीजें। जैसे एक रॉड होगा, अटक जाता सब कोई, मजाक बना रहे हो मेरा। ये रॉड है, इसमें मास लेंथ में फैला है। डिस्क है, प्लेट है, पापड़ है, चिप्स है, रोटी है, उसमें मास एरिया में फैला होता है। रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, आम है, उसमें मास वॉल्यूम में फैला होता है। पिज्जा में मास एरिया में फैला होता है। ढोकला में मास वॉल्यूम में फैला होता है। ये और बीड़ी में मास लेंथ में फैला होता है। यही सुनना चाह रहा था ना इतनी देर से। हाँ, बीड़ी में मास लेंथ में फैला होता है। पीना नहीं, मुंह तोड़ देंगे। चलो आओ बात करते हैं लीनियर मास डेंसिटी। ये क्या है? कोई रॉड है, मान लो ये कोई रॉड है, ये रॉड है, इसमें मास लेंथ के लॉन्ग फैला होगा। तो यहां पे जो डेंसिटी बताई जाएगी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। ये एल लेंथ की मान लो रॉड होगी, इसका मास मान लो एम होगा। तो यहां लीनियर मास डेंसिटी बताई जाती है लैम्डा। लैम्डा जाता है मास पर यूनिट लेंथ। क्या आता है? मास पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं हम लोग लैम्डा। ठीक है, इसको बोलते हैं लैम्डा। अगर मुझे किसी पॉइंट का मास निकालना है, किसी सेक्शन का मास निकालना है, मतलब इतने पोर्शन का निकालना है मास, इतने सेक्शन का मास निकालना है, इसका मास क्या आएगा? डीएम। छोटा मास डीएम आएगा। तो छोटा मास कैसे निकालोगे? पूरे का मास पता है या नहीं पता है, लीनियर मास डेंसिटी पता है लैम्डा, तो मतलब मास पर यूनिट लेंथ पता है, तो क्या करोगे? लैम्डा और क्या करोगे? डीएक्स। ऐसे निकाल लेंगे। ये हो जाएगा सेगमेंट का मास। सिंपल सी बात है। आपको एक केले का दाम पता है 5 रुपया, कम है का केला? हाँ, 100 केले का 5 इंटू 100। तो आपको यूनिट लेंथ का मास पता है, इतने लेंथ का मास क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू डीएक्स। और लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट लेंथ।
अगर इस रॉड के लिए निकालना हो तो क्या जाएगा, M/L, क्या जाएगा, M/L, है ना। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एक रॉड है, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 2 है। इस रॉड का मास उधर ज्यादा है, इधर कम है, ऐसे लिख दिया हमने, बना दिया है। लैम्डा चेंज हो रहा है, 2x किलोग्राम पर मीटर, मान लो मास चेंज हो रहा है। जैसे इधर जा रहे हैं मास हैवी होता जा रहा है, मतलब रॉड हैवी होती जा रही। अगर मैं पूछूं इस रॉड का मास क्या है, रॉड का मास क्या है, क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ द रॉड। तो डीएम लिखेंगे, डीएम की वैल्यू लैम्डा इंटू डीएक्स होती है। क्यों, आपने यहां एक स्ट्रिप मान ली है डीएक्स विड्थ की, यहां से एक्स डिस्टेंस पर, तो इस डीएक्स विड्थ की स्ट्रिप का मास क्या जाएगा, डीएम। तो डीएम क्या आएगा, डेंसिटी इंटू विड्थ, लेंथ वाइज मास फैला है ना, इसलिए। जीरो से लेके 2 तक क्या आएगा, एम आएगा क्या, 2, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, एम आ जाएगा कितना, 4 kg, 4 kg मास हो जाएगा। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार चेक करना है आपको कैसे हो रहा कार्यक्रम। अब बात करते हैं सरफेस मास डेंसिटी। इसको समझाने के लिए मैं डिस्क लेते हैं, क्या लेते हैं, एक डिस्क लेते हैं। ये डिस्क है, पापड़ है, रोटी है, तो इसमें जो सरफेस मास डेंसिटी होता है उसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, मास पर यूनिट एरिया। और इसका यूनिट क्या आता है, अगर मान लो आपको यहां पर इस इतने से पोर्शन का मास निकालना हो, इस इतने से पोर्शन का मास निकालना हो, क्यों ऐसा कह रहे हैं, इतने से पोर्शन को क्यों सेलेक्ट किया, कोई जो डिस्क होती है डिफरेंट डिफरेंट रिंग से मिलकर बनी होती है। ये क्या बकवास बता रहे हैं आप, सोचो एक मिनट। ये जो डिस्क होती है, कोई डिस्क होती है, वो जो डिस्क होता है किससे मिलकर बना होता है, डिफरेंट रेडियस की रिंग से बना होता है। मतलब प्याज काटो सलाद वाला, सलाद, अच्छा, प्याज काटो सलाद वाला, उसको जब कट करते हो तो देखो वो जो सलाद का जो प्याज आता है ऐसे कट के आता है, डिस्क जैसा होता है, उसको ऐसे तोड़ दो, अलग अलग रेडियस की रिंग निकलती नहीं निकलती, वैसे ही उसको अरेंज कर दो, पूरा डिस्क बन जाता है। वैसे ही अगर मुझे डिस्क की बात करनी है, मान लो यहां स्पेशली डिस्क की बात करनी है, यहां इसका एरिया निकालना है, तो क्या करना होगा, ये डीआर विड्थ की कोई एक रिंग ले ली, इसका मास निकालना है, मान लो इसका मास निकालना है, इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास डीएम होगा। तो डीएम की वैल्यू क्या आएगी, यहां डीएम की जो वैल्यू आएगी वो जाएगी सिग्मा डीए,
और डीए कितना हो जाएगा यार? एरिया का एक ही फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ये लाल रंग की जो स्ट्रिप है, इस लाल रंग की स्ट्रिप को अगर आप ओपन करोगे ना तो ये ऐसा बन के आएगा, पता है? ऐसा बन के आएगा। सेलो टेप जैसे नहीं था, इसमें सेलो टेप चिपका दिया आपने, ये जो लेंथ होगी कितनी हो जाएगी? 2πr हो जाएगी। और विड्थ कितनी है इसकी? dr है। इसका एरिया कितना हो जाएगा? da। क्या आएगा? लेंथ इंटू विड्थ। ये यहां अगर मास लिखना होगा क्या लिखेंगे? सिग्मा 2πr dr, ऐसे लिख देंगे। हमने डिस्क क्यों सेलेक्ट किया? दिक्कत तो तुमको डिस्क निकालने में होता है, रेक्टेंगल निकालने में थोड़ी ना होता। अगर आपको यहां लिखा होता इस टाइप का मान लो मिल जाता, क्या बोलते हैं ऐसा, आपसे हम बोलते कि यहां पे ये डिस्क जैसा नहीं है, कुछ और है, कुछ और बोले तो क्या है यहां पे? हमें कुछ और मिला है। कुछ और क्या? अरे इस टाइप का मिला है, कुछ इस टाइप का। हमें रेक्टेंगल शीट मिली। क्या मिली है? रेक्टेंगुलर शीट मिली। तो भी मास पर यूनिट एरिया लिखते हम, ठीक है? तो भी क्या लिखते हैं? मास पर यूनिट एरिया लिखते। जैसे ये रेक्टेंगुलर शीट है, हाँ है, इसमें पूरा मास भरा हुआ है। अब मुझे एक छोटे से सेक्शन का मास चाहिए, छोटे से सेक्शन का मास चाहिए हमें, हाँ चाहिए। इस सेक्शन का चाहिए, हाँ इस सेक्शन का चाहिए। इतने से पोर्शन का चाहिए मास, और इसका मास पर यूनिट लेंथ का सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अभी भी वही लिखेंगे, सिग्मा अभी भी लिखा जाएगा, मतलब मास वही लिखा जाएगा, सिग्मा इंटू डीए। बस अब फर्क क्या होगा? इस पूरे की लेंथ क्या है? एल। विड्थ कितनी है? बी। इतने पोर्शन का हमें चाहिए। इसका एरिया क्या जाएगा? डीए। डीए क्या जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ। ये बी है और ये डीएक्स है, तो बी डीएक्स। बस हम आपको बता दें ये बहुत आसान है इमेजिन करना, ये आसान नहीं था इमेजिन करना, वो भी तुमको इमेजिन करवा दिया कि जो टेप है इसको खोल के देखो, रेक्टेंगल जैसा नजर आएगा, तो जो रेक्टेंगल का एरिया होगा इस टेप का एरिया होगा। और अगर मुझे इस छोटे से पोर्शन का मास मिल जाए ना, तो मैं पूरी रिंग का मास या पूरी डिस्क का मास निकाल सकता हूं। क्या दिक्कत है? अब पूरा मास चाहिए, क्या करोगे आप? इस पूरी डिस्क का मास चाहिए तो 0 से लेकर आर तक इंटीग्रेट कर दो, कैपिटल आर तक, पूरी डिस्क का मास आ जाएगा, है ना? जरूरत पड़े अभी कैलकुलेशन कराएंगे अब आप। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होता है, जिसको सबसे ज्यादा तुमने सुना है, मतलब रो। पी को जब पोलियो हो जाता है तो रो बन जाता है, पता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये जैसे स्फीयर हो गया, स्फीयर जो होता है अलग अलग रेडियस के शेल से बना होता है। स्फीयर जो है अलग अलग रेडियस के शेल से बना होता है, ठीक है? तो उसमें ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाना चाह रहे हैं। तो डीएम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रो टाइम्स ऑफ डीवी लिख देंगे, छोटा सा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हो? एरिया इंटू थिकनेस, उसके हिसाब से लिख देंगे। तो वहां हम इतना डिटेल में तुमको भी लेके नहीं जा रहे, बस आपको पता चल गया ना मास डेंसिटी अलग अलग तरीके की हो सकती है, लीनियर हो सकती है, सरफेस हो सकती है, वॉल्यूम टाइप की हो सकती है। और अगर आपको मास निकालना तो क्या लिखोगे? रो टाइम्स ऑफ छोटा वॉल्यूम कर दोगे, आ जाएगा। क्लियर है? कुछ कुछ तो क्लियरिटी आई होगी, बहुत शानदार। अब किसी कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का अगर मुझे मान लो सेंटर ऑफ मास निकालना तो कैसे निकालेंगे? ये मान लो आलू पड़ा हुआ है, ये क्या है? आलू है। ये आलू है, इसका सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है। इसका सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बेस्ट तरीका जानते हो क्या है? यहां पे कोई मास मान लो, यहां पे कोई मास होगा, एलिमेंटली होगा लेकिन होगा तो सही, ये होगा। इस मास की यहां से यहां तक की पोजीशन है आर, ये मास है डीएम। तो
ऐसा क्यों माना? क्योंकि ये डिस्क्रीट नहीं, कॉन्टिन्यूअस मास है, तो बहुत सारे छोटे छोटे पैचेस से मिलकर बना होगा। अगर ये रॉड होगी तो सिग्मा और लैम्डा ले लेंगे, एरिया होगा तो सिग्मा ले लेंगे, वॉल्यूम में होगा तो रो ले लेंगे, डीएम हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे अगर मुझे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी हो तो क्या लिखेंगे? इससे पहले डिस्क्रीट के लिए करते आ रहे थे क्या? ये करते आ रहे थे। यही चीज कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगी तो क्या जाएगी? डिस्क्रीट में क्या होता है? डिस्क्रीट में मासेस को ऐड करते हैं, यहां पे क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। आर लिखेंगे, डीएम कर देंगे। तुमको इंटीग्रेशन पढ़ाते समय बताया था हमने, समेशन नहीं लगाएंगे, अब इंटीग्रेशन लगाएंगे। सॉल्व कर लेंगे। तो यहां समेशन बजाय इंटीग्रेशन हो जाएगा, समेशन बजाय इंटीग्रेशन हो जाएगा, आरडीएम हो जाएगा। इस तरह से पोजीशन निकाल लेंगे। एक्स में निकालना होगा तो यहां एक्स रख देना, वाई निकालना होगा तो वाई रख देना, जेड निकालना होगा तो जेड रख देना। कहने का मतलब इंटीग्रेट करना होगा, बात खत्म, पैसा आजम। बहुत सारे भी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन जरा मुझे बताइए आर क्या है? यहां पर ध्यान सुनना, ये आर क्या है? आर है यहां पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। ये क्या बात हुई? बहुत लोगों को ये हल्की बात लगती है, कि बहुत लोगों को लगता है बेकार की बात है, पता चलेगा भी जब गलत हो जाएगा। तो ये जो डीएम मास है इसकी पोजीशन ऑफ सेंटर मास है, तो डीएम मास यही हो तो यही सेंटर मास होगा? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि डीएम मास जहां हो वही सेंटर ऑफ मास हो। अच्छा, कहां जरूरी नहीं, छोटा सा मास तो वही रहेगा। आओ बताएं तुमको, आओ। टेन 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 टेन, ये रिंग है, डीएम मास है, इसका सेंटर मास कहां बताओ? इस पर यहां है, यहां है क्या? यहां है। कुछ बुझाया? कोई जरूरी नहीं जहां मास हो वही सेंटर मास हो, कोई जरूरी नहीं है जहां मास हो वही सेंटर मास हो, देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? इसलिए वहां लिखवा दिया हमने। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ सेंटर मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। सर ये तो पूरे विश्व को पता है कि बीचों बीच में होगा। आओ कैलकुलेशन तो सिखा दे बाबू तुमको। अच्छा, मतलब टाइम वेस्ट करना चाहते हैं? हाँ, मान लो टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं कर लीजिए, विद्दी सा क्वेश्चन बता रहे हैं बेटू। यही कैलकुलेशन अभी इसके डिफिकल्ट वर्जन में लगेगी, ओके? इसलिए ध्यान से देखो, इसका मास क्या है टोटल? एम के जी। क्या है? एम के जी। मास तो फैला है ना थ्रू आउट? हाँ फैला है। तो सेंटर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। ठीक है, आर इनिशियल से आर फाइनल तक। तो यहां पे हम एक कोई स्ट्रिप ले लेते हैं, यहां से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, जिसकी विड्थ डीएक्स है, जिसका मास डीएम है। डीएम हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएक्स, ये सब हमने सीख रखा है पहले से ही। लैम्डा कैसे निकालोगे भाई साहब? लैम्डा, लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो डीएम लैम्डा डीएक्स, तो एम बाई एल डीएक्स, ये हो जाएगा। तो अब हम निकालने जा रहे हैं एक्ससी। तो एक्ससी क्या आ जाएगा? आर की वैल्यू एक्स, डीएम की वैल्यू एम बाई एल डीएक्स, डिवाइड बाई डीएम वैल्यू 0 से एल, 0 से एल। एम बाई एल कैंसिल कर देना। कुछ लोग कहेंगे डीएम से डीएम उड़ा दे क्या? बहुत मारेंगे नालायक। ऊपर का इंटीग्रेशन अलग, नीचे का इंटीग्रेशन अलग, ऐसा नहीं उड़ा देना। उल्लूपना नहीं करना बेटा। तो ये क्या आएगा? एक्स डी एक्स।
ये कांस्टेंट वाले टर्म को उड़ा दो, हमें कोई तकलीफ नहीं। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स सी हो जाएगा L/2। L/2 मतलब पूरी रॉड को आप एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं, और सारा सारा मास कहां रखा मान सकते हैं? सेंटर पर। पूरी रॉड को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं, और सारा सारा मास कहां रखा मान सकते हैं? सेंटर पर। कोई तकलीफ नहीं होगी, समझे? किसमें? जब पूरी रॉड को रिप्लेस कर दोगे, किससे? एक पॉइंट मास से, और पॉइंट मास कहां रखा मानोगे? सेंटर पर, समझे? आओ क्वेश्चन करें कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड का। अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड का। क्या है इसमें? जल बिल, आज मैचिंग मैचिंग हो गया, देखो सब मैचिंग मैचिंग है। एल शेप की मान लो रॉड है। किस शेप की रॉड है? एल शेप की। इस एल शेप की रॉड का सेंटर मास कहां है, यह बताना है। एल लेंथ है, एल लेंथ है ऐसे, ये एम के जी की रॉड ये है, एम के जी की रॉड ये। इसका सेंटर मास बताना कहां होगा, इसका सेंटर मास बताना है कहां होगा कंबाइंड का। तो ये ओरिजिन मान लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास मान लो बताना है कहां होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास बताना है कहां होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो हमने क्या बताया आपको, ये रॉड दे रखी है, हाँ दे रखी है। इस रॉड को एक पॉइंट मास जैसा ट्रीट कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। कहां रखा मान सकते हो? पूरी रॉड को एक पॉइंट मास से ट्रीट कर लेंगे, और पॉइंट मास कहां? यहां रखा है, यहां रखा है। पूरी रॉड को भूल जाइए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसको ऐसा बना लें, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर मास रखा है, यहां पर L/2 डिस्टेंस पर, यहां पर, यहां। ये एम मास है, ये एम मास। समझदार लोग कहेंगे सेंटर मास कहां है पता है, वो लोग जानते हैं। अरे कितने लोग ओरली समझ गए कि ये सेंटर मास कहां होगा? एक्स डायरेक्शन में खाली एक मास है, वाई डायरेक्शन खाली एक मास है। वाई डायरेक्शन में एम यहां है, एम यहां है बीच में। एक्स डायरेक्शन में एम यहां है, एम यहां है बीच में, है ना? नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे देखो, M1 X1। सर बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, जिससे याद हो जाए बेटू। M1 + M2 XC M × L, इसके लिए M × 0 डिवाइड बाई M + M। क्या है XC? ML डिवाइड बाई 2M। ठीक है, लेकिन यहां L की जगह L/2 रखना होगा ना बेटा। क्या हो जाएगा? L/4। XC L/4 आ गया, ऐसे YC आ जाएगा। M × 0 इसके लिए, M × L/2 इसके लिए, डिवाइड बाई M + M। तो YC क्या जाएगा? L/4। और यही तो तुमने गेस भी किया था,
यही तो गेस भी किया था कि भाई एक्स डायरेक्शन में, भाई इस डायरेक्शन में एम और एम है बीचों बीच में, ऐसे L/4 L/4 है ना। एक्स डायरेक्शन में एम और एम बीच में, वाई डायरेक्शन में एम और एम बीच में, ठीक, ये आ गया। अच्छा, अगर यही रॉड यू शेप की हो तो, सेम रॉड अगर यू शेप की हो तो ऐसे यू शेप की हो जाए तो क्या दिक्कत है? अब ऐसा हो जाएगा, एक मास यहां है, एक मास यहां है, एक मास यहां है, यही तो होगा। और क्या होगा यहां? कैसे सॉल्व करें इसको? आओ फिर से बना देते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये ऐसे है, हाँ है, ये ऐसे, तो एक कहां मास रखा है बेटा? एक मास यहां रखा है L/2 पर। इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख देते हैं, आसान रहेगा, देखने में आसान रहेगा, वैसे भी आसान। दूसरा यहां, तीसरा यहां पर, यहां से L डिस्टेंस पर, ऊंचाई पे L/2, ऐसे। ये मास M है, ये मास M है, ये मास M है। सेंटर मास कहां आएगा? आइए निकालते हैं, आइए निकालते हैं, तो XC निकालते हैं। इसको मान लो पहला मास लेते हैं, अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, M इंटू L/2, इसके लिए M इंटू L, इसके लिए M इंटू 0, डिवाइड बाई 3 मास, क्या आएगा? समझदार लोग जानते क्या कहेंगे, हमें तो पहले पता था, इन दोनों सेंटर मास कहां आएगा? यहां आएगा, और ये दोनों एक ही लाइन पे, तो यही सेंटर मास हो जाएगा। और अभी तो रहा है, देखो 3L/2 L/2, XCL/2 आ जाएगा। क्या किया आपने, क्या बता रहे थे? M और M का बीचों बीच में आएगा, आएगा। ये M एक ही लाइन पर है, तो यही कहीं सी लाइन पर होगा, थोड़ा ऊपर होगा, है ना। YC निकालिए, M इंटू 0, M इंटू L/2, फिर यहां पर M इंटू L/2 डिवाइड बाई 3M, तो YC क्या आ जाएगा? यहां M हो जाएगा, यहां 3, L/3, L/3। कैसे भाई? ये M मिला गया, 2M रखा हुआ, यहां 2M रखा हुआ, यहां M रखा हुआ, 2M M जो है L/2 लेंथ को कैसे बांटेगा? इस तरह से बांट लेगा, ठीक है। तो 2M और M में देखो L/2 L/3 है ना, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, यहां पे, यहां यहां पे 3M रखा हुआ मास मान सकते हो, 3M मास यहां रखा हुआ माना जाएगा। आओ आगे बढ़े। अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो तब सेंटर मास कैसे निकालेंगे? नॉन यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर मास कैसे निकालते हैं? नॉन यूनिफॉर्म रॉड मतलब यहां पे x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू L है, और इसकी लीनियर मास डेंसिटी बदल रही है, मतलब जैसे जैसे एंड पे जा रहे हैं वैसे बढ़ता जा रहा है मास, ऐसे है। लैम्डा दिया है यहां पर,
3+2x। तो अब ऐसा होता है तो हम पहले डीएम निकाल लेते हैं। डीएम निकालने के लिए यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर कोई एक स्ट्रिप ले लो, dx विड्थ की, जिसका मास डीएम हो। तो डीएम की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। इसीलिए पहले सिखा दिया हमने कि समस्या ही ना हो, ऐसा हो जाएगा। पोजीशन ऑफ सेंटर मास निकाल लिए? हां निकाल लिए। तो एक्स ही लिखते हो, क्या लिखते हो? एक्स टाइम्स ऑफ डीएम, 0 से 2 मीटर तक 2 ही है ना, 1 है। ये हमने यहां एल को लिखा था, एल 1 मीटर कर दो यहां पे, एल, ठीक है ना। चलो तो अब लिखो क्या आएगा? एक्स डीएम, एक्स टाइम्स ऑफ 3 2x dx 0 से 1 डिवाइड बाई क्या आएगा? 3x dx प्लस 2x स्क्वायर dx। टू 0 से 1। क्लियर है? ऐसे तो होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे सर उड़ा दे क्या, पहले उड़ा दे क्या इसको, dx से dx उड़ा दो, 3 मार खाओगे, ऐसे उड़ाते हैं? नहीं करेंगे ना। तो xc, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन यहां पे ये क्या आएगा? 2x क्यूब बाई 3 0 से 1 डिवाइड बाई 3x 0 से 1, फिर यहां पे 2x स्क्वायर बाई 2 0 से 1। यहां 4 आएगा, 2 से कैंसिल है, 6 बचेगा। 4 नहीं 1 है ये, पहली बात तो अभी गड़बड़ा गया था मामला। ये गलत राइटिंग का यही नुकसान होता है, ये 1 है। यहां आएगा 3/2, यहां हो जाएगा 2/3, यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 1। तो कैलकुलेशन चेक कर लो भाई। 3x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन आएगा, फिर आएगा 2/3 x क्यूब आएगा, तो 3/2 प्लस 2/3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 + 1 हो जाएगा। यहां 9 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? 9 4 13 डिवाइड बाई 6 और 4 24, इतना। ठीक है। 9 4 13 13/6 और यहां 4 24, 13/24। लगभग मान के चलिए 0.5 से थोड़ा ज्यादा, 0.5 से थोड़ा ज्यादा आना भी चाहिए था। 0.5 बीचों बीच में नहीं आना चाहिए था, थोड़ा इस तरफ शिफ्टेड आना चाहिए। क्लियर है? कैलकुलेशन चेक कर लेना, गलत होगा तो बता देना। ठीक, गलत हो सकता है ये जान लो, और गलत नहीं हो तो बताना सही है, और सही है तो सही है। ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग की। रिंग की बात करेंगे, आर्क की भी बात करेंगे साथ के साथ। तो रिंग का तो सेंटर मास बीचों बीच में आता है, पूरे ब्रह्मांड को पता है कि रिंग का सेंटर मास कहां होता है? बीचों बीच में होता है। तो रिंग का तो सेंटर मास बीचों बीच में होता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि सेंटर मास कहां होगा, बीच में होगा। अब यहां से बात क्या पता चलती है? कोई जरूरी नहीं है
सेंटर मास जहां मास हो वहीं हो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंटर मास की लोकेशन वही होती है क्या जहां मास होता है? नहीं, मास तो पेरिफेरी पे है, सेंटर मास बीच में है ना, तो कोई जरूरी नहीं है। खैर, हमारा मेन गोल क्या है, हमें बताना है सेंटर मास की पोजीशन एक सेमी सर्कुलर आर्क की। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। यूनिफॉर्म है, ये लिखा नहीं लेकिन मानो यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये मान लो ऐसा, ये सेमी सर्कुलर आर्क है, इसका पोजीशन ऑफ सेंटर मास हमें बताना है कहां होगा। ये y है, ये x है। तो मान लो इस पूरे का मास क्या है, mkg है, या लैम्डा किलोग्राम पर मीटर इसकी लीनियर मास डेंसिटी है। अब मुझे बताना है इसका सेंटर मास कहां होगा। तो मान लो ये डीएम मास है, क्या है, डीएम मास है। पहली बात तो ये लेंथ डीएल है, इसका मास क्या है, डीएम। ये कितना है यहां से, थीटा है, ये कितना है, डी थीटा है। ये आर्क की वैल्यू कितनी होगी, डीएल आर्क की, रेडियस इंटू थीटा। तो डीएल आर्क लिखेंगे तो आर डी थीटा लिखेंगे, तो डीएम लिखोगे तो क्या आएगा, लैम्डा डीएल लैम्डा आर डी थीटा। एक बात देखो, एक्स डायरेक्शन में जितना मास इस तरफ है उतना ही मास इस तरफ है, तो इसका ये पक्का होगा एक्स ही तो यही होगा इसी लाइन पे। वाई डायरेक्शन में मास है तो वाई कहीं यहां होगा, तो सेंटर मास तो यहां होगा। जितना लेफ्ट है उतना राइट है, तो बीच में होगा, बीच में थोड़ा ऊपर उठा हुआ होगा। अब ये हमारा टारगेट है, किधर होगा, वाई सी कितना होगा। तो बेसिकली हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए सेंटर मास का, तो क्या लिखेंगे, डी एम इंटू वाई सी डिवाइड, मतलब डीएम लिखेंगे इंटू वाई लिखेंगे, डिवाइड बाई डीएम कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ये वाई सी आ जाएगा। वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये इतना आर है, ये इतना वाई है, ये कह रहे आर है, एक सेकेंड, ये इतना वाई है, ये इतना आर है, ये इतना थीटा है, ये एक्स है। तो वाई की वैल्यू जाएगी आर साइन थीटा, ये है वाई, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा। आर साइन थीटा, डीएम कितना है भाई साहब, लैम्डा आर डी थीटा, इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई तक, क्यों यहां से लेके यहां तक है ना भाई, लैम्डा आर डी थीटा, जीरो से लेके पाई तक। कुछ बच्चे कहें सर जीरो से पाई क्यों किया, भाई ये रिंग कहां से कहां तक फैली है, सेमी सर्कुलर वाली, यहां से लेके यहां तक हाफ सर्किल, जीरो से पाई,
लैम्डा आर से लैम्डा आर उड़ा देते हैं। आओ, साइन थीटा डी थीटा आर डिवाइड बाई डी थीटा, 0 से पाई, 0 से पाई। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, डी थीटा का थीटा। कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो वाईसी की वैल्यू क्या आएगी? 2r बाई पाई। सेंटर मास कहां होगा? 2r बाई पाई पे होगा। तो एक आर्क होती है अगर ऐसी, तो इसका सेंटर मास कहां होता है पता है? यहां पे। जीरो कॉमा 2r बाई पाई। ऐसी हो तो यहां होता है, एक्स में भी 2r बाई पाई, तो क्वार्टर का होता है इस तरह से। कुछ लोग कहेंगे नहीं इसका भी आधा कर देते, नहीं। देखो, अगर मैं एक और यहां रिंग ले आऊं, एक और सोच के देखो, ऐसे था, यहां था, एक और ला दिया, तो इन दोनों बीचों बीच में यहां आ गया, ऊंचाई तो नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया? देखो, इसका सेंटर मास 2r बाई पाई पे है, इस वाले का भी 2r बाई पाई पे है, इन दोनों को इसी लेवल पे रह के बीच में कर दो, ये कह रहे हैं। ठीक है? तो सेमी सर्कुलर आर्क का 0,2r बाई पाई पे, ऐसे हो तो यहां पर। ठीक, अब आइए आगे, आइए आगे भाई साहब। अगर मान लो डिस्क का निकालना हो तो डिस्क का, तो सेमी सर्कुलर डिस्क की बात हो रही है। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर मास कहां होगा? डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, वैल्यू बताते रहे हम आपको, ठीक है ना? यहां होगा। ये पोजीशन कितनी होगी? ये वाईसी होगी। वाईसी की जो वैल्यू आएगी ना, 4r डिवाइड बाई 3 पाई होती है। एक्सी क्या होगा? 0 होगा। तो सेमी सर्कुलर डिस्क होगी, हाफ डिस्क होगी अगर, तो इसका सेंटर मास कहां आएगा? 4r बाई 3 पाई पे आता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप का सेंटर मास कैलकुलेट नहीं करना है, खाली में वैल्यू पता हो जाए बस, तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना? डेरिवेशन जितना करना तो उतना बता दिया नीट में, जितना सिलेबस में, बाकी का डेरिवेशन जो है नहीं करना है। तो शेल अगर होगा तब क्या होगा? वो भी हेमिस्फेरिकल, ऐसा। हेमिस्फेरिकल शेल का सेंटर मास बीचों बीच में होता है, मतलब यहां पर r/2 पर, ऐसे होगा यहां पर। अगर हेमिस्फीयर होगा तो, जो शेल में और स्फीयर में फर्क तो पता ही है, ये सॉलिड होता है, वो खोखला होता है कि नहीं? इसका सेंटर मास कहां आएगा? थ्री आर बाई 8 पर, इस जगह होगा, 3r/8 पर होगा, बॉटम से, बेस से 3r/8 पर। ठीक है? अगर मान लो कोई हॉलो कोन हो,
हॉलोकोन मतलब बर्थडे वाली टोपी, बर्थडे वाली टोपी। तो बर्थडे वाली टोपी में कहां होता है? यहां से 2h/3 पर, एपेक्स से 2h/3 पर, बेस से h/3 पर, बेस से h/3, एपेक्स से 2h/3। अगर सॉलिड कोन हो तो सॉलिड कोन हो तो यहां कहीं, बेस से h/4, एपेक्स से 3h/4। सॉलिड कोन में, सॉलिड कोन में यहां से 3h/4, यहां से h/4 पे होता है। डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए डेरिवेशन नहीं करा रहे, समझे? ज्यादा हीरो मत बनो। यूज कहां है? अभी क्वेश्चन कराते हैं, बताते हैं कहां यूज है। तो बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है, पूछा इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बेस से। तो सॉलिड का सेंटर मास कहां होता है? बेस से। अगर ये सॉलिड कोन है तो सेंटर मास बेस से कहां होता है? वाईसी। वाईसी की वैल्यू क्या आती है? h/4। 40/4 क्या आया? 10, 10 सेंटीमीटर आंसर। एपेक्स से पूछता तो 30। ये क्वेश्चन बहुत जगह दिया है, ये क्वेश्चन बहुत जगह दिया है, तो हमने कहा बहुत जगह दिया है तो तुम्हारे लिए भी ले आते हैं। अब हो जाएगा क्वेश्चन, चलो सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं, ठीक है? चलो। A uniform solid hemisphere of radius r is joined to form uniform solid right circular cone of base radius r। अच्छा, दोनों की डेंसिटी सेम है, बढ़िया है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट सॉलिड लाइंस, ऐसा वैसा, हाइट h के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं चित्र बनाता हूं, यार जानते हो क्या है ये? जैसे आइसक्रीम वाला कोन नहीं होता? हाँ 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 हाँ, बस वही मसला है ये। आइसक्रीम वाले कोन में आइसक्रीम भर दिया इन्होंने, पूरे में भरा हुआ है माल, पूरा भरा हुआ है, सॉलिड है। सॉलिड है तो इसका सेंटर मास जाएगा कहां पे? थ्री r/8 पर। और इसका, अगर इसकी हाइट h है, यहां से h/4 पर। ठीक है? इन दोनों का कंबाइंड का सेंटर ऑफ मास, ये मान लो C1 है, ये C2 है, कंबाइंड का सेंटर मास यहां आना चाहिए, इस जगह आना चाहिए। कंबाइंड का सेंटर मास यहां आना चाहिए, डेंसिटी सेम है दोनों की, तो कंबाइंड का सेंटर मास यहां आना चाहिए। ऐसा क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का मास निकाल लीजिए, नीचे का मास निकाल लीजिए, और दोनों मास से सॉल्व कर लीजिए, है कि नहीं? तो यहां पर
अगर हम कैलकुलेशन करने जाएं तो स्फीयर का मास लिखें, डेंसिटी लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखेंगे। तो डेंसिटी लिखेंगे क्या लिखेंगे? 2/3 पाई आर क्यूब। क्यों? सेमी सर्कुलर है, तो हेमिस्फीयर है। मास ऑफ कोन लिखोगे क्या लिखोगे? डेंसिटी लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन लिखोगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लिख देंगे। सेंटर मास यहां आना चाहिए ना, ठीक है। ये है y1, ये है y2। तो yc जब लिखेंगे तो ये ऊपर गया है ना, इससे ऊपर, क्या लिखोगे? मास ऑफ स्फीयर इंटू y1। ये नीचे इसलिए माइनस, मास ऑफ स्फीयर इंटू y2 डिवाइड बाई टोटल मास। yc तो 0 है ना, इसको मैंने ओरिजिन ले रखा है, तो ये 0 हो गया। तो क्या लिखा जाएगा? मास ऑफ स्फीयर y1 माइनस मास ऑफ स्फीयर y2। ये 0 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो गया। मतलब एम एस वाई वन इज इक्वल टू एम सी वाई टू होना चाहिए। यहां पे मैंने एम एस लिख दिया है, सी होना चाहिए था। गलती हो जाती है इंसान से, और मुझसे तो ज्यादा होती है, क्योंकि मैं बहुत आम इंसान हूं। ठीक है, आओ कैलकुलेशन करें, ज्यादा पंचायत ना करें। इंटू 3r/8 माइनस पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3 इंटू h/4। ये इतनी बात है। तो देखो भाई, कैलकुलेशन कर लो, रो से रो कैंसिल कर दो, 3 से 3 कैंसिल कर दो, 4 से ये कैंसिल कर दो, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो। आओ करते हैं भाई, क्या आएगा यहां पे? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, ये आएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा क्या आपका? r⁴, एक r चला जाएगा तो r² बचेगा यहां पर, और यहां पे बचेगा 1/4 बचेगा, ठीक है। और यहां पे 1/4 बचेगा, यहां पे क्या बचेगा? h बचेगा, और यहां बचेगा 12, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचेगा। देख लो भाई, 3 से 3 चला गया, 2 से चला गया, 4 बच गया, और यहां पे 12 बच गया, ठीक। अब ये आ गया इतना, h की वैल्यू आ जाएगी √3r। h की वैल्यू क्या आएगी? √3r। ये आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, फिर से हम बता दे रहे, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, फिर से हम बता रहे हैं, ठीक। तो h की वैल्यू आ गई √3r। चलो अब हम बात करते हैं, किसी ऐसी बॉडी का सेंटर मास निकालने जाना है जिसमें कैविटी हो, में क्या हो? कैविटी हो। कैविटी मतलब खोखला कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खोखला कर दिया गया। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन? सिंपल है, थोड़ा लॉजिक समझ लो, ऐसे की बहुत जरूरत पड़ेगी लॉजिक की। जैसे मान लो ये एक स्फीयर, एक कोई बॉडी है, डिस्क है, मान लो डिस्क है, चलो डिस्क है, ये डिस्क है, ये कंप्लीट डिस्क है, ठीक है। ये डिस्क हो गई, ये भी तो डिस्क ही है, ये डिस्क। इसमें हमने करना है कोन, इसमें हमें करना है कैविटी, कैविटी करना है। कहीं पे भी करना हो क्या फर्क पड़ता है? इसमें मान लो हमने करना है कैविटी, मान लो कैविटी हमने कर दिया यहां कहीं, पूरे गायब हो गया तो, ठीक है। अबे यार, तुक्का सही नहीं बैठ रहा, दूसरे कलर में बना लेते हैं, तब बनाते हैं। मान लो यार कैविटी कर दिया, कैविटी का मतलब क्या है? इतना मास हटा दिया,
इतना मास भगा दिया। ऐसा बोल सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव मास लेके, पहले इतना पॉजिटिव मास था, उसमें नेगेटिव मास लाके भर दिया तो इतना गायब हो गया। या ऐसे सोचो, अभी मास जोड़ जोड़ के सेंटर मास बना रहे थे, मास हटा हटा के सेंटर मास बनाना है। तो जब कभी ऐसा सिचुएशन आएगा तो पोजीशन ऑफ सेंटर मास लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे भाई? ये टोटल मास माइनस रिमूव्ड मास, क्योंकि अब इस टोटल मास में से ये मास हटा रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल में से रिमूव मास, क्योंकि हटा रहे ना। पहले मास एक्यूमुलेट कर रहे थे, ये मास आओ ये मास आओ, सब मिलके एक बड़ा सेंटर मास बनेगा, सेंटर मास बनेगा। अब क्या है, इसमें से निकल गया तो M1 क्या है? टोटल मास। M2 क्या है? रिमूव्ड मास। R1 क्या है? R1 क्या है? R1 R2 क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M1 मास। पोजीशन ऑफ, ऑब्वियसली जहां से देख रहे होंगे, R2 क्या है? रिमूव्ड मास। तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं भाई। अब कैविटी कैसे हुई? कम हुआ, पूरे में से निकल गया, तो पूरे में से निकल गया तो मतलब माइनस करना शुरू कर दो, और क्या दिक्कत है? तो आरसी क्या जाएगा? आरसी क्या जाएगा? आरसी क्या जाएगा? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग मास। तो भाई साहब सिंपल सी बात यह है कि जिस जिस जगह से आपको पोजीशन ऑफ सेंटर मास निकालनी है, वहां से पूरे के पोजीशन ऑफ सेंटर मास निकाल लो, रिमूव का सेंटर मास निकाल लो, वैल्यू भर दो, आंसर निकाल लो। बस सबट्रैक्ट करना, इतना ध्यान रखना, ठीक। अब जब भी कभी कैविटी होगी तो आपको डायग्राम बहुत कम केसेस में बना के देंगे, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कितना कलाकार हो तुम। जैसे यहां क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म मेटेलिक डिस्क है, R1 है, उसमें से कंसेंट्रिक R2 कट कर दिया गया, सेंटर मास बताना रिमेनिंग पार्ट का। तो यहां पे जो सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं, इनके कहने मतलब जहां पहले था, मतलब कॉमन सेंटर जो था वहां से, कुछ ना बोले तो यही समझ लेना, ठीक है? ज्यादा लोड मत लेना। अब तुम पूछो कहां से पूछ रहे हैं, यही पूछोगे ना, तो हम बता रहे हैं कहां से पूछ रहे हैं, ठीक है ना? कहां से? जिनका कॉमन सेंटर है वहां से। ये ऐसे मान लो, इसमें कर दिया आपने कैविटी, ये कर दिया आपने कैविटी। कैविटी जो करी है वो कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर क्या है? कॉमन है, यही है। और मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी यहीं से चाहिए, ओ से। तो यार R1 भी 0 हो गया टोटल का, R2 भी हो गया 0 का, RC निकालना है। M1 R1 माइनस M2 R2 डिवाइड बाई M1 माइनस M2। सब बच्चे हंस रहे होंगे मेरे ऊपर, मुझे पता है, कहीं सर आप बहुत बड़े वाले हैं। क्यों यार? जो चारों तरफ से बराबर निकाल लिए गए, सेंटर मास भाग के जाए वहां,
वहीं रहेगा, क्योंकि जितना इधर से गया उतना इधर से उतना इधर, सब जगह सिमेट्रिकली निकाल लिया ना, वहीं का वहीं रह जाएगा। सही बात है, सेंटर मास शिफ्ट नहीं करेगा। तो कभी किसी बॉडी से मास रिमूव करते हैं तो डिपेंड करता है कहां से रिमूव करते हैं, उसी हिसाब से सेंटर मास शिफ्ट होगा। ठीक है, शिफ्ट तो होगा ही, पक्का है, उसी हिसाब से शिफ्ट होगा। सेम क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। कैसे, देखो, सेम क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं क्या, रिपीट। कैसे, अब आप देखिए कैसे, ये पगला गया बिल्कुल, देखो क्या हो गया यहां पे। ये मान लो ये डिस्क, ये डिस्क है, यहां पे ऐसा रिमूव करा गया है, यहां पे ऐसा रिमूव करा गया है, क्या है कि जो डिस्क निकाला गया है एक एंड से निकाला गया है, मान लेते यहां से निकाला गया है, किसी एक एंड से निकाला गया है, और डिस्क का डायमीटर आर बाई कितना है, 2 है, डायमीटर आर बाई 2 है, तो रेडियस कितना रहेगा, आर बाई 4 हो जाएगा। अभी कंसेंट्रिक भी निकाल सकते थे, कहीं अलग से निकाल सकते, लेकिन बता रहे एंड से निकाल रहे हैं, मतलब सरकमफेरेंस को टच करता हुआ पोजीशन है। क्या है, सरकमफेरेंस को टच करता हुआ पोजीशन है, ऐसे। तो ये y है, ये x है, मान लो। खैर हमने ऐसे yx लिख दिया फालतू में, ना लिखते तब भी चलता। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3r/4 है। ये कैसे आया भाई, ये पूरा r/2 है इतना, तो ये इतना r/4 होगा, तो r में से r/4 माइनस कर दो, 3r/4 बचेगा। बहुत सही। सो y1 की तो वैल्यू वही हो जाएगी 0, क्यों, कंप्लीट का सेंटर मास तो यही रहेगा। y2 3r/4, m1 पूरे का मास डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर कर दो। और मैं आपको बताऊं एक बात, अगर यूनिफॉर्म मास हो ना, अगर यूनिफॉर्म मास हो तो पोजीशन ऑफ सेंटर मास ऐसे लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए अगर 2D में हो तो आप A1R1 माइनस A2R2 भी लिख सकते हैं, 3D में हो तो वॉल्यूम के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3D में हो तो वॉल्यूम के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे अगर मैं चाहता तो एरिया के फॉर्म में भी लिख सकता था, है ना, लेकिन ऐसे लिख रहे हैं। चलो, M2 सिग्मा इंटू पाई R/4 का स्क्वायर, क्यों, डायमीटर R/2 है तो रेडियस तो R/4 हो जाएगा। ठीक, तो पोजीशन ऑफ सेंटर मास लिखते हो, M1 सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू 0 माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 16 इंटू 3r/4। सिग्मा कॉमन ले लो, खुद भी देखो सिग्मा सिग्मा उठ जाएगा तो एरिया का तो डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि सेंटर मास पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अभी सेंटर मास यहां रहेगा, यहां कुछ निकल गया तो यहां खाली हो गया, तो इधर तरफ नहीं शिफ्ट हो जाएगा, जिधर हैवी होगा उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे तुम्हारा है ऐसे, तो इस पर के तुम्हारा दिमाग खाली हो गया, सेंटर मास नीचे शिफ्ट हो गया, सिंपल। तो 3r/64 यहां पे 15/16 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा -r/20, 4 3 5, हाँ, -r/20, -r/20 आ जाएगा, -r/20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -r/20 आ जाएगा भाई साहब, -r/20। आप इसको कैलकुलेट करना, हो सकता है आंसर गलत हो, या आप बार बार ऐसे क्यों कह देते हैं, मेरी मर्जी। ठीक है, करके देखना गलत है कि सही है।
और मुझे बताना कई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है ब्रो, आंसर बताना है ब्रो। नहीं बताओगे? बता देंगे सर, ऐसी क्या बात है। अगर यूनिफॉर्म मेटल स्फीयर है और R/2 कट किया गया तो बेटा ये भी होमवर्क है ब्रो। सब होमवर्क दे देंगे क्या? अरे प्रैक्टिस करो यार, चिल करो भाई। सर ये होमवर्क ना दीजिएगा। अच्छा चलो नहीं देंगे, सारे क्वेश्चन थोड़ी ना होमवर्क देंगे, एक आध क्वेश्चन करा भी देते हैं। देखो क्या है, यहां सेमी सर्कुलर पोर्शन रिमूव किया गया है। कहां से? प्लेट से। तो भाई प्लेट पहले ऐसे रही होगी, कैसे? ऐसे कुछ इस तरह से। अरे इसमें कलर तो भरना है। ऐसे रही होगी प्लेट। इस प्लेट का एरिया क्या रहा होगा भाई साहब? A1। A1 क्या होगा? R इंटू 2R, 2R स्क्वायर। अच्छा A2 कितना होगा? A2 मतलब ये सेमी सर्कुलर पोर्शन जितना हटाया गया ना, इसका रेडियस है R, तो पूरे का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, इसका हो जाएगा पाई R स्क्वायर बाई 2। पूरी अगर पूरी प्लेट होती, सर्किल पूरा होता तो पाई R स्क्वायर होता, आधा तो पाई R स्क्वायर बाई 2। चलो ठीक है। R1 क्या होगा? मतलब ये A1 नहीं, ये होगा A1, ये होगा A2, सॉरी रिमूव वाला A2 होता ना, सॉरी। R1 क्या हो जाएगा? R1 यहां से यहां तक की दूरी है। R1 क्या है? R/2। R2 क्या है? R2 हो जाएगा 4R/3 पाई। बस निकाल लेते हो। RC क्या हो जाएगा? A1 R1 माइनस A2 R2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2। RC क्या हो जाएगा? RC A1 कितना है? 2R स्क्वायर इंटू R बाई 2 माइनस A2 पाई R स्क्वायर बाई 2 इंटू 4R/3 पाई डिवाइड बाई A1, कहां गया A1? 2R स्क्वायर माइनस A2 कहां गया? जल्दी मिल जाओ भाई, पाई R स्क्वायर बाई 2। यही तो होगा, ये इतना होगा। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हो। यहां बचेगा R, नीचे सारे स्क्वायर काट देंगे, यहां से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 यहां 2/3 R, ये तो होगा ठीक। यहां पे 4 माइनस पाई बाई, ये आ जाएगा। तो क्या आएगा? 3 में से एक तो ये आ जाएगा कितना? RC कितना आएगा? 3 ये R 1/3, ठीक है। R यहां पर, यहां जाएगा तो 1/3 R आ जाएगा। ये क्या जाएगा? मैं एक सेकंड, फालतू कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट बना रहे हैं बच्चों के लिए। एक सेकंड साफ सफाई कर दें थोड़ा। आखिरी चल रहा है ना, आखिरी क्वेश्चन है ना ये। R/3 यहां पे हो जाएगा आपका 4 माइनस पाई, ये 2, यस 2R/3 कहीं है? 2R/3 4 माइनस पाई। डी आंसर इज करेक्ट आंसर। क्या जाएगा? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बस आज इतना ही पढ़ाना था, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। अब रिवीजन, फटाफट रिवीजन, क्विक रिवीजन। सेंटर मास क्या होता है? वो इमेजिनरी पॉइंट जहां पे टोटल मास रखा हुआ मान सकते हैं। रेगुलर बॉडीज का सेंटर मास उसके सेंट्रॉइड पे होता है। हैवी मास के पास में सेंटर ऑफ मास होता है। फॉर्मूला होता है M1R1 प्लस M2R2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 एंड सो ऑन। फिर इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करना शुरू किया हम लोगों ने। कुछ आसान क्वेश्चन की पंचायत कर लेते हैं, बाकी कोई बात ऐसी है नहीं। हमने बताया आपको कि यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर मास बीचों बीच में होता है। फिर हमने बताया अलग अलग तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन का। हमने बताया डिस्क रिंग से बना होता है, स्फीयर डिफरेंट शेल से बना होता है। फिर हमने आपको बताया कि अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड होती है, सेंटर मास बीच में ले लेते हैं, तो अगर एल शेप बना है तो यहां बीच, तो इसका 1/4 कर देंगे। फिर अगर यू शेप का होगा तो ये हो जाएगा क्या? L/4 यहां बीच में होगा, L/2 यहां बीच में होगा। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चलेगा क्या? यहां देखो ये M और M है तो बीचों बीच में, यहां M है तो क्या ये M और M तो बीचों बीच में, 2M हो जाएगा, यहां M हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आएगा तो यही, लेकिन ऊपर थोड़ा। तो ऐसे कैलकुलेशन कर ली हमने।
फिर हमने बताया अगर रिंग होगा तो आएगा कहां पे 2r/π पे आएगा, डिस्क हो जाएगा तो 4r/3π पे हो जाएगा, हॉलो स्फीयर r/2 पे, सॉलिड स्फीयर 3/8r पे, और हमारा कोन हो जाएगा तो बेस से h/4 पे, हॉलो होगा तो h/3 पर। ऐसे करते करते हम पहुंच गए कैविटी पर। कैविटी होता है क्या करते हैं, मास अगर ऐसे हो तो m1 माइनस m1 a1 m1 r1 माइनस m2 r2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 कर देते हैं। एरिया के टर्म में लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, a1 r1 माइनस a2 r2 डिवाइड बाई a1 माइनस a2 कर सकते हैं। इस प्रकार से चर्चा होती चली गई। फिर हमने लास्ट में ये क्वेश्चन दिया, बाकी सारे होमवर्क दिए। होमवर्क क्वेश्चन कर लेना, अगली क्लास में आएंगे तो इसके आंसर बताएंगे। आज बहुत थोड़ा पढ़ाया हमने, बहुत थोड़ा पढ़ाया है, ठीक है। चलो फिर आज इतना ही पंचायत करनी थी, बाकी मिलेंगे कल। तब तक अपना रखो ध्यान, रहो मस्त में, बता के जा रहे हैं।